नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट फूल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जहां से लगभग हर एक परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और इसी वीडियो में हम परागन के प्रकार भी देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम पादप आकारिकी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जड़ के बारे में पढ़ लिया, तने के बारे में पढ़ लिया और पत्ते के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। तो फूल यानी कि पुष्प। तो पुष्प पौधे की वह संरचनाएं हैं जो प्रजनन में शामिल होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं, और जिसके कारण हमें फल और बीज प्राप्त होते हैं। तो पौधे के पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग है बाह्य दल, जिसे कैलिक्स कहते हैं। तो आगे मैं आपको फूल की संरचना पढ़ाऊंगा। पहले हम देख रहे हैं कि कौन से इसके मुख्य भाग हैं। तो पहला भाग है बाह्य दल, दूसरा भाग है दल पुंज, जिसे कोरोला कहा जाता है, तीसरा मुख्य भाग है पुमंग, जिसे एंड्रोसियम कहते हैं, और चौथा मुख्य भाग है जायांग, जिसे गाइनोसियम कहा जाता है। तो जो इसका पहला और दूसरा भाग है बाह्य दल और दल पुंज, ये एक तरह से सहायक जनन अंग हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में काम तो नहीं आते, लेकिन ये फूल के सहायक जनन अंग होते हैं, या कह सकते हैं कि ये लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करते हैं। तो पहले हम पुष्प की संरचना देख लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं नीचे से। तो जो ये वाला भाग है ना, इसे पुष्प आसन कहा जाता है, थैलमस कहा जाता है। तो इसके नाम से ही क्लियर है, पुष्प आसन यानी कि फूल का आसन। तो जो नीचे वाला भाग है इसे पुष्प आसन कहा जाता है। उसके बाद जो फूल के नीचे ये हरी पंखुड़ियां हैं, इन्हें बाह्य दल कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और जो ये फूल का रंगीन वाला भाग होता है ना, उसे दल पुंज, कोरोला कहा जाता है। तो जब हम फूल को सूंघते हैं तो इसके कोरोला वाले भाग से ही सुगंध आती है। तो जो फूल का रंगीन वाला भाग होता है, यानी कि उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, तो पंखुड़ियों के समूह को दल पुंज कहा जाता है। तो ये तीनों भाग जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। दल पुंज, बाह्य दल और पुष्प आसन ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। तो अब हम देखते हैं कि फूल का कौन सा भाग है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो 2 भाग हैं, एक को कहते हैं पुंकेसर और दूसरे को कहते हैं स्त्री केसर। तो जो पुंकेसर है ये फूल का मेल रिप्रोडक्शन अंग है, यानी कि पुरुष जनन अंग है, और जो स्त्री केसर वाला भाग है ये फूल का मादा जनन अंग है। तो अभी तो पीछे हमने पुमंग और जायांग के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर मैं आपको पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, जो पुंकेसर है ना, ये पुमंग की ही एक इकाई है। तो जैसे आप ये फूल देख रहे हैं, इसमें जो ये येलो कलर की संरचना है इसे पुंकेसर कहा जाता है। और आप देख रहे हैं कि एक फूल में कई सारे पुंकेसर हैं। तो पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। याद रखिएगा, पुमंग जो है वो फूल का पुरुष जननांग है, और जो पुंकेसर है उसी की एक इकाई है। तो पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहा जाता है। तो चाहे पुमंग हो या पुंकेसर हो, है एक ही चीज़। तो पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहा जाता है। इसी प्रकार जो स्त्री केसर है यह जायांग की एक इकाई है। तो स्त्री केसर के समूह को जायांग कहा जाता है। तो पहले देखते हैं पुंकेसर, इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन। तो जो पुंकेसर होता है इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। तो फूल का जो पुरुष जननांग है उसे पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। तो जो आप ये संरचना देख रहे हैं इसे पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर के नीचे वाले भाग को, जो आपको ये पतली सी नलीनुमा संरचना दिख रही है, इसे पुतंतु या तंतु कहा जाता है। इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं।
और इस फिलामेंट के ऊपर जो गोल भाग है इसे परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। तो पुंकेसर के दो भाग हैं, पुतंतु और परागकोश। उसके बाद देखते हैं स्त्री केसर, यानी कि जो फूल का मादा जननांग है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। तो जो ये फूल है, फूल के बीच में जो आप ये संरचना देख रहे हैं इसे स्त्री केसर कहा जाता है। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। नीचे से जो ये गोल वाला भाग है इसे अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ऊपर से जो ये पतली सी संरचना है इसे वर्तिका, स्टाइल कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर जो ये गोल सी संरचना है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और जो ये वर्तिकाग्र वाला भाग होता है ये चिपचिपा होता है। तो आखिर फूल में रिप्रोडक्शन की यानी कि जनन की प्रक्रिया होती कैसे है? तो देखिए, जो फूल का पुंकेसर वाला भाग है, पुंकेसर वाले भाग में जो ये परागकोश है, तो परागकोश के ऊपर छोटे छोटे परागकण होते हैं। तो जैसे एक पुरुष में शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसी प्रकार जो ये फूल है, फूल के परागकोश में परागकण होते हैं। तो परागकण को आप पुरुष के शुक्राणु से कंपेयर कर सकते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण। और परागकण क्या करता है? जो ये वर्तिकाग्र वाला भाग है यहाँ पर आकर चिपक जाता है, क्योंकि जो वर्तिकाग्र वाला भाग है मैंने आपको बताया ये चिपचिपा होता है। तो यहाँ पर परागकण आकर चिपक जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। तो जब परागकण वर्तिकाग्र में पहुँच जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे परागन कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो परागकण हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं और वर्तिका से होते हुए अंडाशय में चले जाते हैं। और अंडाशय में क्या होता है? तो अंडाशय में ओव्यूल यानी कि बीजांड होते हैं। तो जिस प्रकार महिला में अंडाणु होते हैं उसी प्रकार जो एक फूल होता है इसके अंडाशय में बीजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं। तो क्या होगा? जो परागकण है ये बीजांड के साथ मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी प्रकार एक फूल में जनन की क्रिया होती है। तो आगे अब हम एक एक करके जो हमने पीछे पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है बाहरी दल, जिसे कैलिक्स कहते हैं। तो बाहरी हरे रंग की पंखुड़ी के दल को बाहरी दल कहते हैं और इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को हिंदी में बाहरी दल कहते हैं और इंग्लिश में सेपल कह देते हैं। तो जब एक फूल खिलता है तो खिलने से पहले जब वो एक कली की अवस्था में होता है तो क्या होता है कि उस कली को बाहर से जो ये बाहरी दल होता है उसे ढक कर रखता है। जैसे आप देख रहे हैं कि गुलाब का फूल है, पहले क्या होगा कि जो ये बाहरी दल है इसे ढक कर रखेगा। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे गुलाब खिलने लगेगा ये जो बाहरी दल है ये भी खुलने लगेगा। और जैसे ही जो फूल है ये पूरा खिल जाएगा तो जो ये बाहरी दल है ये बिखर के नीचे की ओर आ जाएगा। तो सेपल किसे कहते हैं? तो जो ये बाहरी दल है ना, इसकी एक पंखुड़ी को, जो ये बाहर हरे रंग का बाहरी दल है, इसकी एक पंखुड़ी को सेपल कहा जाता है और सारी हरी पंखुड़ियों को मिलाकर कैलिक्स कहा जाता है। तो इसकी एक पंखुड़ी को क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। और हिंदी में दोनों को ही बाहरी दल कहा जाता है। तो बाहरी दल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पंखुड़ियों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्रों के समूह को ही दलपुंज, कोरोला कहा जाता है तथा इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को पेटल्स कहते हैं। तो जब भी आप जो फूल देखते हैं तो फूल का जो रंगीन भाग होता है उसी को दलपुंज कहा जाता है और इसकी एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे? तो एक पंखुड़ी को पेटल्स कहेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए याद रखेगा। तो दलपुंज की एक पंखुड़ी को क्या कहा जाएगा? पेटल्स कहा जाएगा और सभी पेटल्स को मिलाकर कोरोला बनेगा, यानी कि दलपुंज बनेगा। तो इसका कार्य क्या होता है? तो दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागन में ये सहायक होते हैं, क्योंकि जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं? तो जो परागकण होता है ना, तो परागकण को वो वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। जैसे भंवरा हो गया, मधुमक्खी हो गई, तो इनके पैरों में क्या होता है? तो इनके पैरों में छोटे छोटे बाल होते हैं और जैसे ही ये फूल के परागकोश वाले भाग पर बैठते हैं तो परागकोश के ऊपर क्या होता है?
परागकण होता है। तो परागकण इनके पैरों पर चिपक जाता है और जैसे ही ये वर्तिकाग्र वाले भाग पर पैर रखते हैं तो जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है चिपचिपा होता है। तो इनके पैर पर जो परागकण लगे होते हैं तो इससे क्या होता है, परागन की क्रिया होती है। तो जो फूलों का रंगीन भाग होता है ना, तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद हम फूल का तीसरा महत्वपूर्ण भाग देखते हैं, पुमंग, जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है। तो पुंकेसर पुमंग की एक इकाई है। तो एक फूल में कई सारे पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहा जाता है। तो पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है, यानी कि फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि नर अंगों का बना हुआ होता है और इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती हैं और पुंकेसर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जो आप देख रहे हैं इसका नीचे वाला भाग है, इसे फिलामेंट यानी कि पुतंतु कहा जाता है और इसके ऊपर वाले भाग को परागकोश एंथर कहा जाता है और परागकोश के ऊपर ही परागकण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होते हैं, यानी कि ये मेल गैमेट होते हैं। जिस प्रकार जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका मेल गैमेट होता है स्पर्म, ठीक उसी प्रकार जो फूल होता है, फूल का नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट क्या है, तो परागकण इसका मेल गैमेट है। तो पुमंग के बाद पढ़ते हैं जायांग या स्त्री केसर। तो जायांग मुख्य 3 भागों द्वारा बना होता है। तो इसके आधार पर जो उभरा फूला हुआ भाग होता है उसे अंडाशय कहा जाता है। मध्य में जो लंबा सा भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, जो कि प्राय चिपचिपा होता है, जिस कारण जो परागकण हैं इसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। तो अंडाशय में ही बीजांड होते हैं, यानी कि ओव्यूल होते हैं। तो बीजांड ही वास्तविक मादा युग्मक फीमेल गैमेट होते हैं। जिस प्रकार जो मेल गैमेट है वो क्या है, वो परागकण है और जो फीमेल गैमेट है ये क्या है, ये ओव्यूल यानी कि बीजांड है। तो आगे हम देखते हैं कि परागन और निषेचन क्या है। तो पहले देखते हैं परागन यानी कि पोलिनेशन। तो वह क्रिया जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं उसे परागन कहा जाता है और यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है। तो इसमें क्या होता है कि जो परागकण हैं ये फूल के वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुँचते हैं, तो इसे परागन कहा जाता है। उसके बाद है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो वह क्रिया जिसमें जो नर युग्मक है यानी कि परागकण है ये वर्तिकाग्र में पहुंचकर वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंच जाते हैं और नर युग्मक जो परागकण है मादा युग्मक के साथ बीजांड के साथ मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि निषेचन की क्रिया कहलाती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहलाती है और यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। तो परागन और निषेचन में आपको अंतर समझ आ गया। परागन का मतलब है कि जो परागकण है ये वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुंच जाते हैं तो उसे परागन कहा जाता है। निषेचन का मतलब है कि जो परागकण हैं वो वर्तिका से होते हुए अंडाशय में बीजांड के साथ मिलकर निषेचन की बीजांड के साथ मिल जाते हैं तो उसे निषेचन की क्रिया कहा जाता है। तो पहला स्टेप क्या है, तो परागन। तो जो परागन के प्रकार हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे हम परागन के प्रकार देख लेते हैं। तो परागन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है स्वपरागन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा प्रकार है परपरागन क्रॉस पोलिनेशन। तो पहले हम स्वपरागन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब यह स्वपरागन कहलाता है। आगे मैं आपको इमेज की सहायता से समझाऊंगा, पर पहले आप इतना जान लीजिए कि स्वपरागन है क्या। तो स्वपरागन में क्या होता है, तो ये 2 तरह से होता है। या तो एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं तो उसे स्वपरागन कहते हैं, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच जाएं तो उसे भी स्वपरागन कहा जाता है। और स्वपरागन 2 प्रकार का होता है, ऑटोगैमी और जेटनोगैमी। तो ऑटोगैमी और जेटनोगैमी ये है क्या, यानी कि
स्वपरागन है क्या, ये हम देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं ऑटोगैमी क्या है। तो आपको उदाहरण से समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये गुड़हल के फूल का पौधा है। तो इस पौधे में कितने फूल हैं? तो 4 फूल हैं। तो एक ही पौधे के एक ही फूल से परागकोश से जो परागकण है उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। जैसे इसमें दर्शाया गया है कि उसी फूल के परागकोश से जो परागकण है उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं तो उसे ऑटोगैमी कहा जाता है। तो ऑटोगैमी में परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। अब इसका जो दूसरा प्रकार है ज़ैटोनोगैमी, इसमें क्या होता है? तो इसमें भी एक ही पौधा है, लेकिन जो ये क्रिया हो रही है ये एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच में हो रही है। जो ऑटोगैमी हमने पढ़ा था, ऑटोगैमी में एक ही फूल था, लेकिन ज़ैटोनोगैमी में क्या होगा? 2 फूल इसमें शामिल होंगे, लेकिन पौधा एक ही होगा। तो ज़ैटोनोगैमी में परागकण एक फूल के परागकोश से उसी फूल वाले पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। तो ज़ैटोनोगैमी और ऑटोगैमी आपको समझ आ गया ना कि पौधा एक ही है। जो ऑटोगैमी है इसमें एक ही फूल में ये क्रिया हो रही है, लेकिन जो ज़ैटोनोगैमी है उसी पौधे के 2 फूलों के बीच में परागण की क्रिया हो रही है। तो स्वपरागन हमने पढ़ लिया, जिसके 2 प्रकार थे। अब हम परपरागन पढ़ते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे समजातीय पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे परपरागन कहते हैं। इसे एलोगैमी या ज़ैनोगैमी भी कहते हैं। तो इसका नाम इंग्लिश में ही याद रखेगा, क्योंकि इसी को हिंदी में भी लिखा जाता है एलोगैमी या ज़ैनोगैमी। तो इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? तो इमेज की सहायता से आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो परागन की क्रिया है ये 2 पौधों के बीच में होगी, लेकिन दोनों पौधे एक ही फूल के होंगे। जैसे पीछे हमने गुड़हल के फूल की एग्जाम्पल ली थी, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 गुड़हल के फूल के पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 2 पौधे हैं। तो जो परपरागन की क्रिया होगी ना, ये दोनों पौधों के बीच में होगी। यानी कि जो पहला वाला पौधा है इसके फूल से जो परागकण है ये दूसरे वाले पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे परपरागन कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। तो इसके बाद आगे हम परपरागन के कारक देख लेते हैं। तो जो परागकण हैं ये वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे कैसे, यानी कि इन्हें पहुँचाएगा कौन, इसके कारक कौन से हैं? तो यहाँ से एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला कारक है एनिमोफिली। तो एनिमोफिली किसे कहा जाता है? तो जब हवा द्वारा परागन की क्रिया होती है तो उसे एनिमोफिली कहा जाता है। तो जैसे आप देखते हैं कि गेहूं के खेत में कितनी सारी गेहूं की फसल होती है, तो अगर कीटों के द्वारा यानी कि भंवरे या मधुमक्खी के द्वारा परागन होगा तो कितना समय लग जाएगा? तो इसीलिए उसमें हवा द्वारा परागन होता है। तो हवा द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। उसके बाद है जल द्वारा परागन। तो जल द्वारा परागन को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जहाँ पर हाइड्रो आ जाए तो हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है? जल। तो जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। उसके बाद है जानवरों द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो जूफिली कहलाता है। तो क्या? जूफिली। जूफिली किसे कहते हैं? जानवरों द्वारा परागन को जूफिली कहते हैं। उसके बाद है पक्षियों द्वारा परागन। तो पक्षियों द्वारा परागन को ऑर्निथोफिली कहते हैं। उसके बाद है चमगादड़ों द्वारा परागन। तो चमगादड़ों द्वारा परागन को चिरेप्टोफिली कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। चमगादड़ों द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? चिरेप्टोफिली कहा जाता है। उसके बाद है कीट द्वारा परागन। तो इसे एंटोमोफिली कहते हैं। उसके बाद है घोंघे द्वारा परागन। तो घोंघे द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? तो इसे मेलकोफिली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घोंघे द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? मेलकोफिली कहा जाता है। उसके बाद है मर्मकोफिली। तो मर्मकोफिली किसे कहते हैं? तो चींटियों के समूह द्वारा परागन की क्रिया को मर्मकोफिली कहा जाता है। तो ये जितने भी परागन के कारक हैं इन्हें रट लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है
रेफलेसिया। याद रखेगा, रेफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। और उसके बाद है दुनिया का सबसे छोटा फूल। तो दुनिया का सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। आप देख रहे हैं ना कि 2 उंगलियों पर कितने सारे फूल आ गए। तो दुनिया का सबसे छोटा फूल है वुल्फिया और दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पुष्प के जनन चक्र हैं। तो आपको बताना है कि पुष्प के जनन चक्र कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है पुमंग एवं जायांग। तो ये ऑप्शन सही है, पुमंग और जायान पुष्प के जनन चक्र हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है। पुष्पन कहलाता है, परागन कहलाता है, निषेचन कहलाता है या अंकुरन कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा परागन कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है। पर्णवृंत, जायांग, पुंकेसर या बाह्य दल। तो जो पर्णवृंत है ये तने का भाग है। तने वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो पर्णवृंत है ये तने का भाग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पौधे का जनन अंग डैश होता है। पत्तियां होती हैं, पुष्प होता है, तना या जड़। तो इसका सही जवाब है पुष्प, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह है जो परागकण को फंसाकर रखता है। तो परागकण कहाँ पर जाकर चिपक जाता है। तो चिपचिपी सतह कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है। तो मादा प्रजनन अंग कौन सा नहीं है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेसर या अंडाशय। तो इसका सही जवाब होगा पुंकेसर। ये पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है। ये क्या है। ये पौधे का पुरुष प्रजनन अंग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पौधे का मादा जनन अंग एक्स कहलाता है और इसके 3 भाग हैं, जिसमें मुख्यतः वाई परागकणों के लिए ग्रहणशील सतह है और जेड में निषेचन होता है। तो एक्स, वाई और जेड ये क्या है आपको बताना है। तो पहले क्या है कि पौधे का जो मादा जनन अंग एक्स कहलाता है इसके 3 भाग हैं। तो आपको पता ही है कि पौधे का कौन सा मादा जनन अंग है जिसके 3 भाग हैं। तो स्त्री केसर, क्योंकि इसके 3 भाग हैं ना, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो एक्स क्या होगा। तो स्त्री केसर होगा। उसके बाद क्या है कि मुख्यतः वाई परागकणों के लिए ग्रहणशील सतह है। तो ग्रहणशील सतह कौन सी है परागकणों के लिए। तो आपको पता ही है कि वर्तिकाग्र, यहीं पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। तो वाई क्या होगा। तो वर्तिकाग्र होगा। और जेड में निषेचन होता है। तो निषेचन किस में होता है। तो बीजांड में निषेचन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एक्स क्या है, स्त्री केसर है, वाई वर्तिकाग्र है और जेड बीजांड है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ओर्निथोफिली परागन होता है। तो ओर्निथोफिली परागन किसके द्वारा होता है। पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, वायु द्वारा या मानव द्वारा। तो इसका सही जवाब है ओर्निथोफिली परागन पक्षियों के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। तो घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है मेलिकोफिली, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में पराग कोश से पराग कणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है। तो एक ही पौधा है, तो एक ही पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में पराग कोश से पराग कणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है। तो इसे जैटनोगेमी कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑटोगेमी कब होता, जब इसमें अन्य पुष्प ना आता, यानी कि एक ही पुष्प में अगर ये क्रिया होती तो ऑटोगेमी आता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अन्य पुष्प। तो इसका सही जवाब होगा जैटनोगेमी।
तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा रेफिलेशिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।